हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस विद विकास में। अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए आपको 20 सेकेंड का समय दिया जाएगा। उसके बाद मैं आपको सही उत्तर बताऊंगा। उन्नीस 1931 गांधी-इरविन संधि के बाद गांधी जी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त कर दिया। 1958 अमेरिका द्वारा फ्लोरिडा के केप केनवरा से छोड़ा गया सैन्य उपग्रह 2 एक्सप्लोरर पृथ्वी के वातावरण में वापस लौट आया और टुकड़े टुकड़े हो गया। 1966 जापान के माउंट फूजी में ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन का एक बोइंग 707 प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार 124 लोगों की मौत हो गई। 1970 परमाणु अप्रसार संधि को लागू किया गया। 24 नवंबर 1969 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसे 45 देशों ने अनुमोदित किया था। 1987 इक्वाडोर में एक के बाद एक कई भूकंपों से पूरे देश में भारी तबाही। सड़कें और पुल टूट गए और तेल की प्रमुख पाइपलाइन फट गई और भूस्खलन से गांव के गांव बह गए। करीब 2000 लोगों के मरने का अंदेशा, 75,000 से ज्यादा घायल हुए। 1993 कनाडा के फर्राटा धावक बेन जॉनसन द्वारा प्रतिबंधित दवाओं के सेवन के कारण उसके एथलेटिक्स में भाग लेने पर जीवन भर के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया। 1998 श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बम विस्फोट में करीब 32 लोगों की मौत और 300 से ज्यादा घायल। हमले में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम का हाथ होने का अंदेशा। शेन वार्न का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनका संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी। इस प्रश्न का सही उत्तर है क्रिकेट। पर्यटन मंत्रालय ने कितने श्रेणियों में स्वदेश दर्शन पुरस्कार शुरू किया है? 5 श्रेणियों में, 6 श्रेणियों में, 7 श्रेणियों में, 8 श्रेणियों में। इस प्रश्न का सही उत्तर है 7 श्रेणियों में। पर्यटन मंत्रालय ने घोषणा की है कि राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 7 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे। स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय ने 31 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की 76 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। स्वदेश दर्शन योजना पर्यटन मंत्रालय की एक योजना है। इसे पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में शुरू किया गया था। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। पर्यावरण और जलवायु की निगरानी के लिए अगली पीढ़ी का उपग्रह लॉन्च किया गया है। इसरो द्वारा, नासा द्वारा, रोसकॉस्मोस द्वारा, जाक्सा द्वारा। इस प्रश्न का सही उत्तर है नासा ने। जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट नाम के सैटेलाइट को नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नासा द्वारा लॉन्च किया गया है। यह अगली पीढ़ी के मौसम उपग्रहों की संख्या में तीसरा है। इसे केप कैनावेरल स्पेसफोर्स स्टेशन से यूनाइटेड लॉन्च एलायंस एटलस बी रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इसकी उन्नत तकनीक तूफान, गरज और आग जैसी चरम मौसम की स्थिति की भविष्यवाणी करने में भी मदद करेंगी। भारत अमेरिकी सैन्य सहयोग समूह
एमसीजी की बैठक का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? आगरा में, लखनऊ में, दिल्ली में, कानपुर में। इस प्रश्न का सही उत्तर आगरा में। एमसीजी की सह अध्यक्षता एयर मार्शल बी.आर. कृष्णा द्वारा और लेफ्टिनेंट जनरल स्टीफन डी स्कलेंका ने की। दोनों पक्षों के बीच में चल रहे रक्षा संबंधों को मजबूत करने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। दोनों देशों के बीच चल रहे जुड़ाव को बेहतर बनाने के और क्या तरीके हो सकते हैं, इस पर भी चर्चा हुई। भारत और अमेरिका एमसीजी रणनीतिक और परिचालन स्तरों पर नियमित बातचीत के माध्यम से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्थापित एक फोरम है। भारत अमेरिका ने भारत रक्षा संबंध के लिए नई रूपरेखा पर 2005 में हस्ताक्षर किए थे। 2016 में अमेरिका ने भारत को प्रमुख रक्षा भागीदार के रूप में मान्यता प्रदान की थी। निम्नलिखित में सही कथनों का चयन कीजिए। सरकार ने प्रवासियों के स्वदेश वापस लौटने वाले लोगों के लिए राहत और पुनर्वास योजना को जारी रखने की घोषणा की है। इसे 1452 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 2021-22 से 2025-26 तक जारी रखने का प्रस्ताव पास किया गया है। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही हैं, कोई सही नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोनों सही हैं। सरकार ने प्रवासियों और वापस लौटने वाले लोगों के लिए राहत और पुनर्वास की समग्र योजना के तहत 7 मौजूदा योजनाओं को जारी रखने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस परियोजना पर कुल 1452 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। सरकार ने राहत और पुनर्वास योजना के अंतर्गत समय समय पर कई योजनाएं शुरू की है। यह योजना आतंकवाद, उग्रवाद, सांप्रदायिक और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान करती है। 1984 में हुए सिख दंगों से पीड़ित लोगों की भी मदद करती है। सरकार ने प्रवासियों और वापस लौटने वाले लोगों के लिए राहत और पुनर्वास की समग्र योजना के तहत 7 मौजूदा योजनाओं को जारी रखने के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस परियोजना पर कुल 1452 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। सरकार ने राहत और पुनर्वास योजना के अंतर्गत समय समय पर कई योजनाएं शुरू की है। यह योजना आतंकवाद, उग्रवाद, सांप्रदायिक और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित व्यक्तियों को वित्तीय सहायता और अन्य सुविधाएं प्रदान करती है। 1984 में हुए सिख दंगों से पीड़ित लोगों की भी मदद करती है। निम्नलिखित में सही कथनों का चयन कीजिए। एनएमसीजी को 7वें भारतीय उद्योग जल सम्मेलन और फिक्की जल पुरस्कारों के 9वें संस्करण में विशेष जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रुड़की में जल सम्मेलन के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, कोई सही नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोनों सही हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से 4 मार्च तक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो 2 मार्च से प्रारंभ हुआ था। सतत विकास के लिए जल सुरक्षा इस साल के रुड़की जल सम्मेलन का केंद्रीय विषय है। स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा रुड़की में एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जो कि 7 मार्च तक लगी रहेगी। निम्नलिखित में सही कथनों का चयन कीजिए। आईपीसीसी द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया कि चरम जलवायु परिस्थितियों से दक्षिण एशिया में खाद्य सुरक्षा को खतरा बढ़ सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बाढ़ और सूखे भारत तथा पाकिस्तान की जलवायु को सबसे अधिक संवेदनशील बना रहे हैं। केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही हैं, कोई सही नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोनों सही हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि तापमान में 1 डिग्री से 4 डिग्री तक की बढ़ोतरी होती है, तो भारत में चावल का उत्पादन 30% तथा मक्का का उत्पादन 70% तक घट सकता है। अगर ताप उत्सर्जन इसी प्रकार से जारी रहा तो लखनऊ तथा पटना का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड के वेट बल्ब तापमान तक बहुत जल्द पहुंच जाएगा। अगर उत्सर्जन में वृद्धि जारी रही तो भुवनेश्वर, चेन्नई, मुंबई, इंदौर और अहमदाबाद में वेट बल्ब तापमान के 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का खतरा है। इस स्थिति से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले प्रदेशों में असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब होंगे। वायु शक्ति के 2022 संस्करण में भारतीय वायुसेना के कितने विमान भाग लेंगे? 120, 130, 125, 140। इस प्रश्न का सही उत्तर है 140।
वायु शक्ति 2022 का आयोजन 7 मार्च को राजस्थान के पोखरण परीक्षण केंद्र में शुरू होगा। वायु शक्ति 2022 में राफेल LCA तेजस सुखोई 3.0 और अन्य लड़ाकू विमान शामिल होंगे। अभ्यास पूर्ण स्पेक्ट्रम संचालन करने के लिए भारतीय वायु सेना की क्षमता का प्रदर्शन करेगा। यह सतह से हवा में निर्देशित हथियारों को नियोजित करके महत्वपूर्ण क्षेत्रों और बिंदुओं की रक्षा करने के लिए भारतीय वायु सेना की क्षमता को भी प्रदर्शित करेगा। वायु शक्ति भारतीय वायु सेना का सबसे बड़ा अभ्यास है। यह भारत की वायु शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए हर 3 साल में आयोजित किया जाता है। इसका पिछला आयोजन 16 फरवरी 2019 को आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया 1 मार्च को, 2 मार्च को, 3 मार्च को, 4 मार्च को। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 मार्च को। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाती है। इस दिन को जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित रूप से काम करने की प्रतिबद्धता के लक्ष्य के साथ हर साल मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा 2022 का विषय है युवा दिमागों का पोषण, सुरक्षा संस्कृति का विकास करें। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना 4 मार्च 1966 को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा की गई थी। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पहली बार 1972 में सुरक्षा परिषद की राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पहली बार 1972 में सुरक्षा परिषद की वर्षगांठ पर मनाया गया था। भारत अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ WTA20 असेंबली की मेजबानी कब करेगा? 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2024 में। भारत और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने नई दिल्ली में ITU के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र की स्थापना के लिए मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मेजबान देश समझौता क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना और संचालन के लिए कानूनी और वित्तीय ढांचा प्रदान करता है। विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 20 सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के मानकीकरण के लिए वैश्विक सम्मेलन है। भारत 2024 में अगले WTA की मेजबानी करेगा। ITU ने भारत के भीतर विकसित 3 5G मानकों में एक को मान्यता दी है। ऊंट संरक्षण एवं विकास नीति की घोषणा निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार ने की है? मध्य प्रदेश की सरकार ने, आंध्र प्रदेश की सरकार ने, उड़ीसा की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है राजस्थान की सरकार ने। ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है। इनकी संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। राजस्थान सरकार ने ऊंटों के पालन, संरक्षण और समग्र विकास के लिए 10 करोड़ का बजट आवंटित किया है। वर्तमान में राजस्थान में 2 लाख से भी कम ऊंट बचे हैं और पूरे देश में 2012 के बाद से ऊंटों की संख्या में 1.5 लाख की कमी आ गई है। लगभग 85% ऊंट गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। राजस्थान सरकार ने 2014 में राज्य पशु घोषित किया था। विश्व ऊंट दिवस हर साल 22 जून को मनाया जाता है।